ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 210। आई होप के सबने आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। और बेटा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के हवाले से आज हम एक कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट आर एक्चुअली द ईस्टर्स। ठीक है, व्हाट आर द ईस्टर्स? वी ऑल नो अबाउट द कार्बोनाइल कार्बन। कैसा कार्बन जिसकी दो वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाइड हो और दो वैलेंसीज उसकी खाली हो, वो कार्बन एटम आपके पास कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। और जब हम ईस्टर्स की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्स में जो दो रिमेनिंग वैलेंसीज होंगी कार्बोनाइल कार्बन की, एक वैलेंसी ओ आर से सेटिस्फाइड हो जाएगी और दूसरी वैलेंसी प्योरली तौर पर अल्काइल पोर्शन से सेटिस्फाइड हो जाएगी। मतलब इफ द one valency of a carbonyl carbon is directly attached by an alkyl, while the other valency of a carbonyl carbon is attached by OR, ठीक है, alkoxy group basically, and that कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर नोन एज ईस्टर्स। तो ऐसे कंपाउंड आपके पास जिसमें कार्बोनाइल कार्बन की दो जो खाली वैलेंसीज होती हैं, एक वैलेंसी अल्काइल से अटैच हो और दूसरी वैलेंसी अल्कोक्सी से अटैच्ड हो, वो कंपाउंड आपके पास क्या कहलाते हैं? ईस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, पेज नंबर ज़रा 210 को ज़रा ओपन कीजिएगा और पेज नंबर 210 के ऊपर आने के बाद देखिए जो ईस्टर्स की हेडिंग है, उन ईस्टर्स की हेडिंग पर बेटा आपने देखना है कंपाउंड आपके पास लिखा हुआ है, दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन एटम ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। ठीक है, उसके नीचे देखो आपके पास लिखा हुआ भी है एक रिएक्शन। आमतौर पर इसका जो प्रिपरेशन होती है बेटा, बड़ी आसान सी ईस्टर की प्रिपरेशन होती है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, व्हाट आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनका जनरल फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच है। जब उनके साथ बेटा अल्कोहल रिएक्ट करती है, ठीक है, क्या रिएक्ट करती है? अल्कोहल रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड दैट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक है, एसिड कैटेलाइज रिएक्शन होता है ये। व्हाट आर द एसिड कैटेलाइज रिएक्शन? ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड कैटेलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, तो ये कोई भी एक इनऑर्गेनिक एसिड HCl HNO3 H2SO4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास से ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और एल्कोहल्स क्या करते हैं? अपने पास से ये जो हाइड्रोक्सिल है उनका वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये जो अल्काइल है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वाली अल्काइल से मैं क्या करता हूँ, इसे ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये वाला H और ये वाला OH आपस में मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करेंगे और बकिया ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला अल्काइल ये आपस में क्या हो जाएंगे? अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास प्रोडक्ट तैयार होना है और प्रोडक्ट तैयार होगा तो प्रोडक्ट में आपके पास बेटा आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये वाला पोर्शन तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जहाँ से हाइड्रोजन हटा है उस जगह पर आकर के अल्कोहल की अल्काइल जो रह गई थी, अल्कोहल में से OH जाने के बाद वो आकर के लग जाएगा आपके पास, और ये जो H और OH है ये आपके पास मिलकर के क्या कर देंगे स्टूडेंट? वाटर फॉर्म कर देंगे। और इस प्रोसेस में आपके पास ईस्टर फॉर्म हो रहा है। तो बेटा ये वाला जो रिएक्शन है कि जिसमें अल्कोहल ROH, जनरल फार्मूला किसका होता है? अल्कोहल का, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास ईस्टर फॉर्म हो बाय मिक्सिंग ऑफ एन अल्कोहल विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। और ठीक है, और ये जो है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये उल्टा भी पॉसिबल है। तो जब ये बेटा रिएक्शन आपके पास वापस उल्टा चलना शुरू होगा, इट मीन जब ईस्टर वाटर से रिएक्ट होगा तो वाटर पहले टूटेगा और टूटने के बाद ईस्टर से रिएक्ट हो जाएगा और वापस आपके पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होंगी और इस प्रोसेस को बेटा हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। मैंने इसको क्यों बताया? बिकॉज यहाँ से आता है आपके पास MCQ बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी, दोनों के MCQs आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा उस तरफ हमें करना होगा कैमरे को। अब ठीक है, अब सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है,
तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ मिल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनऑर्गेनिक एसिड दैट इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट, तो ईस्टर तैयार होगा और वाटर आपके पास फॉर्म होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ईस्टरिफिकेशन। और इसका जो रिवर्स है दैट इज एक्चुअली नोन एज अ हाइड्रोलिसिस। ये क्या कहलाता है आपके पास? हाइड्रोलिसिस कहलाता है। एमसीक्यू ये आता है आपके पास कि ईस्टरिफिकेशन इज अ रिवर्स ऑफ विच प्रोसेस, तो बेटा ईस्टरिफिकेशन इज अ रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, एंड हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ विच प्रोसेस? हाइड्रोलिसिस इज अ रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा। तो अब बेटा आपने जब आईयूपीएससी करनी होती है ना, तो बड़ा आसान सा आपने जो है काम करना है, ठीक है। और वो आईयूपीएससी करने के लिए पेज नंबर 210 पर ये बात लिखी हुई भी है, नॉमेनक्लेचर वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें आप लोग देख भी सकते हो। लिखा हुआ है ईस्टर्स आर नेम्ड एज अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स, बेसिकली ये डेफिनेशन है ईस्टर्स की कि अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्चुअली कॉल्ड एज ईस्टर। ठीक है, क्या कहा मैंने? अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहा? दोबारा सुन लो, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्चुअली कॉल्ड एज ईस्टर। ठीक है, लिख लेना कहीं पर भी, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एक्चुअली नोन एज ईस्टर्स। ठीक है, अच्छा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ COOH ग्रुप इज फर्स्ट टेकन। ठीक है, सबसे पहले जब आप ईस्टर्स का नाम लिखेंगे तो आपने सबसे पहले उस अल्काइल का नाम लिखना है जो आपके पास अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड की अंदर मौजूद हाइड्रोजन की जगह पर आकर के लगा है। सबसे पहले आप जब भी ईस्टर का नाम लिखेंगे तो आपने इस अल्काइल का नाम पहले मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? ठीक है, followed by the name of the acid and the suffix ic is replaced by it। ठीक है, लिखा हुआ ये हाइड्रोजन एटम ऑफ CH first taken followed by the name of the acid and suffix ic acid is replaced by ate। अच्छा, उसके बाद आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे करते थे? जैसे यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, तो इथेनोइक एसिड तो आप लिख देते थे। यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन होते थे तो दो और एक तीन कार्बन तो आप प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ तीन कार्बन, यहाँ एक कार्बन तो चार कार्बन तो ब्यूटेनोइक एसिड आप लिख देते थे। अभी भी आपने यही करना है, ठीक है। अभी भी आपने यहाँ पर यही करना है कि ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा, उस पूरे पोर्शन को, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखा था ना भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ये सीखा था कि भाई अल्केन का ई हटेगा, ठीक है, और उसके जगह पर क्या लग जाएगा? OIC एसिड लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है? आपने OIC एसिड नहीं लगाना बल्कि अल्केन का ही हटाना है और आखिर में क्या लगा देना? OH लगा देना है। मतलब यहाँ पर अगर एक कार्बन होगा तो आप कहेंगे मिथाइल, और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन होगा तो आप कहेंगे मिथाइल इथेन, और आखिर में OATE लग जाएगा, मिथाइल इथेनोइड। सही है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कार्बन होगा तो इथाइल, और यहाँ पर भी दो कार्बन तो इथाइल इथेनोइड उसका नाम। अभी हम करते हैं तो आप लोगों को बात जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, पहले एग्जाम्पल करने चलते हैं भाई। पहले एग्जाम्पल में आपके पास बेटा मैंने यहाँ पर लिखा जैसे CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OCH3। अभी हमने कहा सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले बेटा हमने उस अल्काइल का नाम लिखना है जो अल्काइल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन हटने के बाद आकर के लगी है। तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, तो ये वाली अल्काइल जो है ना बेटा, इसका सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। यहाँ कितने कार्बन है आपके पास? एक ही कार्बन एटम मौजूद है, तो एक कार्बन एटम को बेटा हम कहते हैं मिथाइल, तो हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? एक और एक, दो कार्बन एटम, तो एक और एक दो कार्बन एटम को आप कहते हैं इथेन, तो ये हो जाएगा सिंपल आपके पास इथेनोइक एसिड। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी है, बल्कि ये हो जाएगा आपके पास इथेन OH। ठीक है, यानी कि आप जहाँ पर OIC एसिड लगा देते ना, अब आपने वहां पर क्या लगा देना? OH लगा देना, तो इसका नाम बन गया इथाइल इथेनोएट। अच्छा, अब जो है दूसरी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा C2H5 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है C3H7। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस अल्काइल वाले पोर्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर तीन कार्बन एटम मौजूद है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे प्रोपाइल, और यहाँ एक दो तीन कार्बन एटम यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसे आप क्या लिखेंगे? प्रोपेनोएट। ठीक है, प्रोपेनोएट, तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोपाइल प्रोपेनोएट आपके पास। और मज़ीद इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा आपके पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
यहाँ पर मैंने लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने लगाया ऑक्सीजन और यहाँ पर मैंने लगाया बेटा CH3। याद रहे कि यहाँ ऑक्सीजन के बाद हमेशा 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 कम से कम एक कार्बन एटम की तो अल्काइल ज़रूर लगनी है, कभी भी हाइड्रोजन नहीं लग सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये कंपाउंड ईस्टर नहीं रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बात याद रखना कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर कभी भी आपके पास जो है वो हाइड्रोजन नहीं लग सकता। ठीक है, इसका नाम अब क्या बनेगा? सबसे पहले आपने इस पोर्शन का नाम देना होता है एंड दैट इज द इथाइल। और यहाँ एक ही कार्बन एटम है, पीछे कार्बन एटम है ही नहीं, तो आपने क्या लिखना है? एक कार्बन एटम को आप मीथेन कहते हैं ना, अल्केन एक कार्बन का होता है तो आप मीथेन कहते हैं, तो यहाँ पर भी आपने लिखा मीथेन, आखिर का ई हटा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया? ओएट। तो नाम क्या बन गया इसका? मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, एक और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं एंड दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल। उसके बाद बुक के एग्जाम्पल देख लेंगे, देन फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बेटा लिखा सही है, ये वाला पोर्शन 3 कार्बन एटम लगे हुए हैं, तो 3 कार्बन एटम को आप कहते हैं प्रोपाइल। उसके बाद एक और एक 2 कार्बन एटम है, तो इसमें आपने लिख देना इथेनोइड। तो नाम क्या बन गया इसका? प्रोपाइल इथेनोएट आपके पास। ठीक है, तो इसका नाम आई होप कि आप लोगों को लिखना आ गया होगा। अब अपनी तरह बुक पर एग्जाम्पल्स देखो, अपनी बुक पर एग्जाम्पल देखो, पहली वाली एग्जाम्पल। ठीक है, पहली वाली एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह से, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OCH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम आपके पास बनेगा कि सर ये है आपके पास मिथाइल और एक कार्बन एटम है, तो इसलिए हम इसलिए लिखेंगे मिथेनोएट। तो मिथाइल मिथेनोएट इसका नाम बन गया। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 अब देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है आपके पास? ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन हो गया ना आपके पास इथाइल। ठीक है, और ये एक और एक 2 और एक 3 कार्बन, इसका नाम बन गया इथाइल प्रोपेनोएट। आई होप कि अब तक नाम लिखना आ गया होगा। ठीक है, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है इतनी। अच्छा अब जरा मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लगा हो CH3 अटैच हो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो, ऑक्सीजन CH3 और ये हो गया CH3। ठीक है, नज़र आ रहा है ना भाई? हाँ नज़र आ रहा है। यहाँ लगा दिया हमने हाइड्रोजन, ये ऊपर हो गया CH3, नीचे भी मौजूद है CH3। अब सर यहाँ पर तो आपके पास यानी कि ये स्टेट चेन तो नहीं है, स्टेट चेन होती तो हम मिथाइल कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। तो बेटा हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है ना, उनकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की भी स्पेशलिटी होती है। जब वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में ना, जैसा अभी आप पढ़ते हैं, दे आर नॉर्मल इन स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल अरेंजमेंट। दूसरी अरेंजमेंट होती है बेटा आइसो अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट? आइसो अरेंजमेंट। आइसो अरेंजमेंट हम किसको कहते हैं? आइसो अरेंजमेंट हम उसको कहते हैं कि भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो कार्बन एटम है उसकी एक वैलेंसी हमेशा मिथाइल से अटैच होनी चाहिए। मैं आइसो कार्बन को समझा रहा हूँ। ठीक है, एक कार्बन एटम अगर उसकी एक वैलेंसी हमेशा CH3 यानी मिथाइल से अटैच है, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच है, तीसरी वैलेंसी अल्काइल से अटैच हो, जरूरी नहीं CH3, अभी फिलहाल CH3 है, अभी फिलहाल CH3 है, अभी फिलहाल CH3 है, कुछ भी हो सकता है। तो जो कार्बन एटम हाइड्रोजन से अटैच है, CH3 से जरूर अटैच है और एक वैलेंसी उसकी अल्काइल से अटैच है, अभी फिलहाल अल्काइल में भी CH3 ही मौजूद है। सही है, अभी फिलहाल मौजूद है, वरना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी CH3 हो। बस एक वैलेंसी जरूर CH3 से अटैच होनी चाहिए, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच होनी चाहिए और एक वैलेंसी अल्काइल से अटैच होनी चाहिए। और एक वैलेंसी जो आखिरी चौथी वैलेंसी है वो पीछे आपके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप पीछे मौजूद है ना, उससे अगर अटैच हो
तो ऐसा कार्बन एटम जिसकी एक वैलेंसी मिथाइल से अटैच हो, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच हो, एक वैलेंसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो और आखिरी वैलेंसी अल्काइल से अटैच हो। अभी फिलहाल अल्काइल में भी आपके पास CH3 ही मौजूद है। इट कैन बी C2H5, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। अभी इसका नाम लिखते हैं, फिर मैं इसका नाम तब्दील भी कर दूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नाम कैसे लिखें, आप देखो ये जब नॉर्मल तो स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर का मकसद लाइन से आपके पास जो है ना आगे स्ट्रेट चल रहा होता है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें जो हमने बताया ना कि आइसो कार्बन एटम किसको कहते हैं, मैंने पहचान बताई। आइसो कार्बन एटम को कैसे पहचानोगे, कंपाउंड में कब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी उसे आप कब आइसो चेन कहोगे, बताया मैंने, पहचानोगे इस तरह से, तो फिर पता लगेगा कि आइसो है या सेकेंडरी है क्या है। तो ये आइसो की अरेंजमेंट है। कैसे पता चला, एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक फंक्शनल ग्रुप से वैलेंसी हट खत्म हो गई, एक वैलेंसी मिथाइल से अटैच है और एक वैलेंसी अल्काइल से। फिलहाल अभी CH3 अटैच है अल्काइल के अंदर, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ सर की लाइन लग गई है। अब नजर आ रहा है ना भाई, ये रहा CH3, नीचे भी CH3, ये रहा हाइड्रोजन, आगे कुछ नहीं भाई, ठीक है, आगे बोर्ड खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो अब ये नॉर्मल वाली तो अरेंजमेंट जैसी है ना अब तक जैसे हमने पढ़ी वैसी नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें आइसो मौजूद है, तो इस वाले पोर्शन का पहले आप नाम लिखते हो। तो ये आइसो अरेंजमेंट में 3 कार्बन एटम मौजूद है, तो आप इसका नाम लिखोगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है। क्या लिखा आपने, आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पर एक और एक 2 कार्बन एटम है, तो आइसोप्रोपाइल इथेन, मेरे पास आगे जगह नहीं है, ठीक है, इथेन ओएट, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट इसका नाम लिखाएगा, सही है। आपने तो कहा था कि एंड पे ब्रांच अटैच नहीं होती। आखिरी कार्बन एटम कहाँ है, मुझे ये बताओ कि आखिरी कार्बन एटम कहाँ पर मौजूद है बेटा, यहाँ ब्रांच का तस्करा कहाँ से आ गया। यहाँ ब्रांच नाम की कोई चीज नहीं बेटा, कायनात यहाँ कोई ब्रांच नहीं मेरा बच्चा, सही है। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन एटम है ना आपके पास, यहाँ पर अल्काइल अटैच होती है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, यहाँ अल्काइल अटैच होती है। अल्काइल लीनियर भी हो सकती है, उसमें आपके पास जो है ना वो स्ट्रेट नहीं भी हो सकती है। तो किस किस तरह की हो सकती है, अभी फिलहाल हमने आइसो आपको बताया कि आइसो कैसे पहचानोगे, सही। जब इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे CH3 है, C2H5 है, C3H7 अटैच है, C3H7 C4H9 अटैच है, तो मतलब सिंपल मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, हेक्साइल है, हेप्टाइल है, ऑक्टाइल है, नोनाइल है, डेकाइल है, ऐसे लिखो। लेकिन अगर ना इस तरह से लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी एक कार्बन एटम से डायरेक्टली वैलेंसी यानी कि लाइन से नहीं अरेंज है, बल्कि ये पूरी एक चेन है, उस चेन में मौजूद किसी एक कार्बन से ये वाला पोर्शन अटैच है। तो जिस कार्बन से ये वाला पूरा पोर्शन अटैच है उसको देखोगे कि वो किस तरह का कार्बन है। अभी जो पहचान बताई कि जो कार्बन एटम से पूरा पोर्शन अटैच है, अगर वो एक हाइड्रोजन से अटैच हो, एक मिथाइल से अटैच हो और एक वैलेंसी उसकी अल्काइल से अटैच हो, तो वो कहलाता है आइसो, वो कहलाता है आइसो। तो यहाँ पर ये जो 3 कार्बन एटम है और इनमें आइसो के अरेंजमेंट मौजूद है, तो इसलिए आपने लिखा आइसोप्रोपाइल। अगर सिंपल यहाँ पर C3H7 होता ना, ऐसे ऐसे लिखा होता, तो आप उसे सिंपल क्या लिखते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं। लेकिन ये C3H7 इतने प्यार से नहीं लिखा हुआ जैसे यहाँ है, बल्कि ये आपके पास ओपन करके लिख करके दिखाया गया कि भाई ये स्ट्रेट फॉर्म में नहीं अरेंज है, लाइन से CH2 और CH3 नहीं अटैच है, बल्कि इस तरह की शक्ल में आपके पास अटैच है। तो CH2 CH3 की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ था, तो आप उसे सिंपल लिख रहे थे सिर्फ प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट फॉर्म में आगे की तरफ नहीं चला जा रहा, बल्कि ऊपर से लेके नीचे तक आपको जो है ना स्ट्रक्चर उसका जो है वो दिखा दिया कि उसने अपनी हरकतें दिखाई आपको यहाँ पे। अब पहचानो उसको यहाँ पे, क्या आइसो है वो या सेकेंड नॉर्मल हो क्या हो, तो यहाँ पर यह आइसो है इसने बताया, ठीक है। अच्छा, फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं आपकी अपनी बुक की, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर डी देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर डी में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर डी को जरा गौर से देखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर डी में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके बाद जो ऑक्सीजन है, इस पूरे पोर्शन को ना C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम COO भी लिख सकते हैं,
जैसे है ना सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो COO भी लिखा जा सकता है। जैसे ऐसे हम पढ़ सकते हैं C2H5 COO C2H5 CH यानी कि HCOO इसी तरह से C2H5 COO उसके बाद CH3COO उसी तरह से HCOO इसी तरह से CH3COO ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा जल्दी से एग्जाम्पल नंबर डी देख लो भाई। एग्जाम्पल नंबर डी में स्ट्रेट फॉर्म में लिखा हुआ है CH2 दो लाइन से और फिर CH3, तो स्ट्रेट फॉर्म में बिल्कुल होता है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल लिख के बताओ ना लिख के बताओ कोई मसला नहीं है। तो CH2 और CH3 तो 3 कार्बन एटम है तो हो गया प्रोपाइल। और उसके पीछे देखो 2 कार्बन एटम लगा हुआ है ना, तो प्रोपाइल इथेनोएट। अब स्पेशलिटी झाड़ के दिखा दो कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है C3H7, खोल के लिख के दिखाया गया, ऐसे लिख के दिखाया गया। मजाक हो रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये ना ये वाला पोर्शन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने ये किया है, इसने ये बोला CH2 आपके पास 2 मौजूद हैं और उसके बाद जो है ना CH3 लगा हुआ है। तो ये कौन सी बदतमीजी की भाई आपने आपने किया, सिंपल और सिंपल ये किया आपने। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लाइन से CH2 2 लगा देंगे। मेरे बच्चे तो जानते हैं क्योंकि उनको मैंने सिखाया हुआ है, तुम लोग सब जानते हो क्योंकि मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ, तो तुम लोगों से खेलने की कोशिश करे तो मसले की बात ही नहीं है। तो ये सिंपल देखो ना स्ट्रेट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर डायरेक्टली C3H7 लिखा होता तो कुछ लिखते नहीं, प्रोपाइल लिख देते, लेकिन लाइन से ओपन करके C3H7 लिख के दिखाया, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप आइसोप्रोपाइल कहोगे। आइसोप्रोपाइल कहोगे नहीं, इसे हम नॉर्मल प्रोपाइल कहेंगे। क्यों नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रेट फॉर्म में है ना, आइसो तो इस शक्ल में होता है तब कहते हैं। सही है भाई, समझ आ गया। अच्छा, उसके बराबर में देखो लिखा हुआ है ना आइसोप्रोपाइल, दोबारा से प्रोपियोनेट आपके पास। तो आई होप कि ईस्टर की नॉमेनक्लेचर समझ आ गई होगी, मसला नहीं हो रहा होगा कोई, ठीक है। और अब जो है ये वाली वीडियो को हम एंड करते हैं और इस वाली वीडियो को हम एंड करके यहाँ पर क्योंकि आपका ईस्टर का नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, अब जो है जो एक नॉमेनक्लेचर आपका रह गया है ईथर, मुझे बता दो ईथर बाकी है या ईथर करवा दिया मैंने। अगर ईथर बाकी है तो अभी हो जाएगा, ईथर बाकी नहीं तो खत्म हो गई नॉमेनक्लेचर, फिर ऑफ कर दूंगा। ईथर बाकी है बता दो जल्दी से, कोई भी बता दो ईथर की नॉमेनक्लेचर। अब अगर पढ़ा ही नहीं होगा पिछला लेक्चर खोल करके तो अलग सी बात है। मुझे जल्दी से बताओ ईथर बाकी है, ईथर खत्म हो गया बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। ये नहीं, क्या नहीं लिख रहे हो, नहीं हुआ, हाँ ये ऐसे लिखो ना कि नहीं हुआ। चलो बस ठीक है, इसको मैं ऑफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, आ जाओ, शाबाश, चलो अल्लाह हाफिज।